वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, सिंध के ताजिरों की आवाज़ हम अपने प्रोग्राम में बनने की कोशिश करते हैं। जब जब वाक़यात हो रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में कच्चे के डाकुओं के हवाले से अपने नादरीन को आगाह कर रहे हैं। दो वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, शिकारपुर और कश्मोर में। एक इलाके के अंदर एक ताजिर को गोलियां मार दी जाती हैं, उससे 55 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। दूसरी तरफ कच्चे के डाकू जो है वो बाकायदा तौर पे वीडियो बनाते हैं और धमकियां देते हैं सिंध पुलिस के अफसरान को। और वो धमकियां क्या है और क्या मामला है, थोड़ा सा इन दोनों मामलात के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं जाहिद नून साहब, थोड़ा हमें बताएं ना सर, ये क्या चल रहा है कश्मीर में और शिकारपुर में? वीडियो बना बना कर धमकियां दी जा रही हैं पुलिस अफसरान को। जाहिद साहब, जी जनाब। धमकियां दी जा रही हैं बाकायदा तौर पे पुलिस अफसरान को। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। कोई जो आज ये डाकू ने कश्मीर के एसएसपी को विरोध की धमकियां दी हैं, माजी में भी ऐसे होते रहते हैं। ताज़ा वाक़या ये हुआ है कि कश्मीर में एक हिंदू जो अगवा हुआ था, उसका वो किसी डाकू के यहाँ उनका इतला था। ये ड्रोन कैमरा जो उन कच्चे के इलाके में पुलिस ने वहाँ उसके इलाके घर के या उधर उधर फिराई है, तो उन्होंने डाकू वो शरकती का ताल्लुक रखता है, उसने वो पुलिस को धमकियां दी हैं कि आपने मेरे घर पे मैं इसमें अगवा में मुलविस नहीं हूँ और आपने जो किया है हमारे साथ वो की है। आपने वो जो ड्रोन कैमरा हमारे यहाँ वो लगा दी है, हम आप ये करेंगे। वो कच्चे का गुयलपुर कश्मीर कंदरपुर जिले का इलाका है। गुयलपुर कच्चे में वो थाने की हदूद है। वहाँ पे एसएसपी बशीर बिरोई के दालेलों ने धमकी है। अब तक तो ये सूरत हाल है, जो हिंदू है वो तो अभी तक अगवा हुआ है और ये दालेल पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। क्या होता है कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, शिकारपुर का भी थोड़ा सा बताएं ना सर, ये कौन से ताजिर को गोली मार दी गई, बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? और ये क्या वेव है कि एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि जनाब एक तरफ बताया जा रहा है ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ नताइज नहीं आ पा रहे। वो पकड़ते हैं, कुछ छुड़ जाते हैं, कुछ मार दिए जाते हैं, किसी को स्पॉट पे ही मार दिया जाता है। ये कब रुकेगा, कब पुख्ता इसके ऊपर हिकमत अमली कब बनेगी कि जनाब ये ले स्टॉप हो गया अभी है? धारेल रेल लगाम हो गए हैं। जो जो घोड़े को लगाम होता है ना टांगे में चलाने के लिए, अब वो ये जो धारेल हैं उनको कोई लगाम नहीं है, उनको कोई परवाह जाहिद नहीं नून है। साहब, जो भी इस करे माहौल के अंदर, उस इलाके के अंदर क्या ताजिर तिजारत करेगा? फिर मुझे बताएं ना, फिर क्या होगा अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी इन इलाकों के अंदर, तो फिर काम कैसे होगा? एक तो मैं वो बताऊं कि आज जो वाकया हुआ है ताजिर के साथ, वो घर से पैसे ले मंडी में गया, जो उसकी कोठी थी कारोबार करने के लिए, तो 4 हथियार बंद आए। उसके दर्जनों के हिसाब में लोग खड़े थे। उन्होंने जाके दिन दिहाड़े उनसे 55 लाख वो लूट लिया। जब उन्हें मजामत की तो वो गोली मार के उनको जख्मी कर दिया। वो अस्पताल दाखिल है और 2 मोटरसाइकिलों पे जो डाकू थे वो फरार हो गए शहर में। पता नहीं वो शहर है या कोई जंगल है जहाँ पे वो डाकू गुम हो जाते हैं, पुलिस को मिलते नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये आज का मसला नहीं है। शिकारपुर, कश्मीर, कंदरकोट, गोट की सक्कर, खैरपुर, लालकाना, ये जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे धाड़ीलाओं का राज है। धाड़ीलाओं की सारा कुछ वो धाड़ीलाओं का है। ये यूं समझो कि ये मईशत का मसला है। वहाँ पे जो है धाड़ीलाओं को, पुलिस को और सिंध हुकूमत की जो जो बजट होती है, बजट कैसे खर्च होते हैं वो तो और बात है, आप भी समझ लेते हो। पुलिस भी जो धाड़ीलाओं के ऑपरेशन के लिए प्लान बनाती है, उनमें से हमारे राइट बेल्ट में यही दरिया के इलाके हैं या लेफ्ट बैंक में 4 ठीक अजला हैं जिसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं। ठीक, तो जाहिद साहब सारा मेरे उनका साथ ही जुड़े रहिएगा। अली गुल अब्बासी साहब हैं, एडवोकेट है, इन्होंने पिटीशन फाइल की थी इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। वो किस नतीजे पे पहुंची, इससे इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और लीगल मैटर्स को भी जानने की हम कोशिश करेंगे। अली गुल साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हम थोड़ा सा ये बताएं ना हमें कि ये जो पकड़े जाते हैं उनका जो सिलसिला होता है अदालतों में सजा दिलवाने का, मिलने का, वो क्यों नहीं हो पाता? क्यों वहां से भी जमानतों पे हो जाते हैं बरी और छूट जाते हैं? और ये जो पिटीशन आपने डाली थी उसके बाद आपके पास क्या फाइंडिंग्स आई थी सर? हम चाहेंगे कि आप इसके हवाले से थोड़ा हमारे नाजरीन को आगाह करें। जी जी अली रजा साहब, एक्चुअली मैं 2022 में मैंने पिटीशन दाखिल की थी ऑनरेबल
हाई कोर्ट की सक्खर बेंच में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जी क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी न जान महफूज थी, न माल महफूज, न कारोबार महफूज, न उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं न वो महफूज। तो तमाम सिचुएशन को देखते हुए बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर, मैंने उस वक्त पिटीशन दाखिल की थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लेते हुए कंसर्न इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेरे ख्याल में गुलाम नबी मेमन साहब ही थे मौजूदा जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उस वक्त भी वही थे, उसको और कंसर्न जो एसएसपी थे सक्खर, एसएसपी घोटकी और एसएसपी कश्मीर, एसएसपी शिकारपुर, तमाम जो एसएसपी हैं अजला के, उनको नोटिस किया था। और नोटिस के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनसे वजूहत पूछी थी कि क्या वजूहत हैं कि ये जो डकैत हैं ये बेलगाम होते जा रहे हैं, किसी भी शहरी की न जान या माल महफूज नहीं, ये क्या वजह है। जी तो जो उस वक्त एसएसपी घोटकी से अपीयर हुए थे, तनवीर तुजो साहब एसएसपी घोटकी थे उस वक्त, बिल्कुल। तो उसने कहा कि सर जो यहाँ पे जो ये बेल्ट है, राइट बैंक जो है इसका इंडस रिवर का, जो इनके कश्मीर कंदकोट की ये एरिया जो कच्चा आता है वहाँ पे उनकी महफूज पनाहगाहें हैं और उनके पास जो असला है वो एडवांस असला है, जो पुलिस के पास मौजूदा असला है मतलब वो असला है जदीद तरीन जो पुलिस के पास भी नहीं है, जिनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि जो हमारे पास असला है उसकी इफेक्टिव रेंज 1/2 किलोमीटर तक भी मुश्किल से है, जबकि जो डकैत के पास असला है उनकी नाइट विजन में 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज है। तो ये जितनी भी इनके पुलिस के पास जो मौजूदा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था उससे अगर वो डकैत पे हमला करते हैं तो वो अपनी जानें गंवा देते हैं और अपना नुकसान उठाते हैं। तो एक्चुअली जब तक और उसके बाद उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हमारे 2 अरब रुपए जो है ना गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं फॉर द परचेजिंग ऑफ द वेपन्स। मैं यही तो कह रहा हूँ अली गुल साहब कि अब तो वो मोर्चे बनाए जा रहे हैं, अब तो ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली बड़ी अच्छी कर ली है, पैसा खर्च हो रहा है करोड़ों रुपए। सर आप अभी 12 बजे अब अगर विजिट करेंगे ना उन एरियाज का तो वो तमाम पिकेट आपको खाली नजर आएगी या उन्हीं जगह की पनाहगाहें नजर आएंगी। वो सर एक सेकेंड, आप कह रहे हैं जहां पर पुलिस ने पुलिस पार्टी के लिए जगह बनाई है वो अब खाली हो चुकी है, इस पे तो फंड्स लगे हैं बहुत सारे सरकार के। और वो डकैत की पनाहगाहें पहले तो वो जो बनाई गई थी वो वहाँ पे जो लोकल जमींदार हैं या वडेरे हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि हम आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो पिकेट्स कायम कर रहे हैं उनसे चंदा लिया गया था और उनके जिम्मे ये कहा था कि भाई 2 पिकेट आप बना के दें, 2 पिकेट आप बना के दें। तो ऐसे ही जो है ना पैसे जमा करके ये पिकेट्स बनाई गई थी और वहाँ पे जो सर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब ये जो पुलिस का फंड आया था वो कहाँ गया फिर? सर ये तो मेरा काम नहीं है, ये एजेंसीज का काम है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट मतलब मुकामी लोगों से बनवा ली और ये पैसा वहां शो कर दिया, मतलब बड़ा इल्जाम है, यकीनी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। अब सर आखिरी एक लाइन, चंद सेकंड्स रह गए मेरे पास, मुझे सिर्फ ये बता दें इस मसले का कोई पुख्ता हल निकल सकेगा या नहीं, या सिंध के वासी जो है इसी तरह मरते रहेंगे, इसी तरह जख्मी होते रहेंगे और अपनी मालो दौलत जो है इनके हाथों देते रहेंगे? सर मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ, तो इस वजह से जो है ना इसके मुख्तलिफ पहलू है, कोई एक पहलू है नहीं। सबसे पहले किसी भी जो है ना इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसके रीजन क्या है, इसके मुख्तलिफ रीजन है। अब जो हमारे इस नॉर्दर्न जो सिंध का एरिया है उसमें कबायली जो है ट्राइबल क्रेशेस वो बहुत बढ़ गए हैं, तो लोग शहर में अपना माश कमाने के लिए अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, तो वो इन जराइम की तरफ जो इनके ना चाहते हुए भी वो इस दुनिया में दाखिल हो रहे हैं और वो डकैतियां करके अपना पेट पाल रहे हैं। एक तो पहलू होगा ये, एक जो है ना इनके जब वो नस्ल दर नस्ल डकैत बन गए हैं और वो देख रहे हैं कि भाई इससे पैसा ज्यादा आ रहा है, लोगों को अगवा किया, महीना 2 महीना रखा, 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए अगर मिल गए, इसके ऊपर अली गुल साहब आपके वो खुसूसी टाइम देंगे और देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल इसके पहलू और उसके दीगर पहलू क्या है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम चीज़ों की तरफ पाकिस्तान टुडे के अंदर जो है इंकशाफात किए हैं। और जाहिद नून साहब जो हैं, आपका भी शुक्रिया कि आपने जो है वो इसके ऊपर पूरा के पूरी स्टोरी के हवाले से तज्जिया किया। सहाफ़ी वाला एक मामला नाजरीन इंतहाई ख़तरनाक है, हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं जब भी चीज़ें हो रही होती हैं। आज कुछ देर कबल जो है हमारे बड़े ही बेहतरीन दोस्त और
صحافی ہیں, کرائم رپورٹر ہیں, سینئر کرائم رپورٹر ہیں, ان کو آج دفتر کے باہر جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں. اس وقت زخمی ہو کر وہ علاج کرانے کے لیے ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. کیا معاملہ ہے؟ اب تک سارے مذمت آ گئی ہیں, اس وقت تک تفتیش ہونی چاہیے, تمام ٹکر چل چل کے ہم چلا چکے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی, کہ اب تاجروں کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ کون تھے پیچھے؟ انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہیں. تازہ ترین کیا اپڈیٹ ہے؟ چیف رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب, انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. اسد صاحب, کیا ایک اور افسوسناک واقعہ صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے علی رضا, کراچی شہر کے اندر پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو ہے, اور پھر اس حوالے سے جتنی بھی پیش رفت دیکھنے کو آئی, سی سی ٹی وی کیمروں کی بات کی گئی, سیکیورٹی کی بات کی گئی, سنیپ چیکنگز کی بات کی گئی, وہ تو اپنی جگہ رہی. لیکن آج ایک اور افسوسناک واقعہ جس میں کراچی کے ایک بہت سینئر صحافی ہیں, کے یو جے سے تعلق ہے, کراچی پریس کلب سے تعلق ہے, اور پھر سی آر اے سے تعلق ہے, اپنے ندیم احمد اپنے جو نجی چینل کے دفتر سے باہر آتے ہیں, نامعلوم لوگ انہیں نشانہ بناتے ہیں, خوش قسمتی سے وہ بچ جاتے ہیں اور گولی ان کی ٹانگ پہ لگتی ہے, اور پھر وہ جو ہے ان کو نجی اسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہوتی ہیں, پوش علاقہ ہے, بادر آباد تھانہ ہے, ڈی آئی جی ایسٹ نئے آئے ہیں عثمان غنی, ابھی چارج لیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایس ایچ او کو, ایس پی کو, ایس ایس پی کو میں نے ہدایت کر دی ہیں کہ موقع پہ پہنچیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کریں اور پھر رپورٹ پیش کریں. اتنا گنجان آباد علاقہ, اور وہاں پر جو ہے اس طرح کا واقعہ, ایک ایسا صحافی جو شہر کراچی کی صحافت میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں, پرانے صحافی ہیں, لوگوں کی رنجشیں بھی نہیں, اچھی سٹوریز پر کام کرتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی شہر میں ایک بار پھر سے ایک ایسی لہر کے سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ٹانگ پر گولی لگی اور وہ بچ گئے. اس وقت ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا علی رضا کہ اس کے فوری بعد ضیاء حسن لنجار وزیر داخلہ سندھ کا اسٹیٹمنٹ آتی ہے, پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ صحافیوں کی اس آواز کو, سچ کی آواز کو دبانے کی جو ایک ناکام کوشش ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس تمام چیزوں کے درمیان کراچی شہر میں ایک بار پھر صحافی بنے ہیں, اس بار نشانہ مطلب کچھ لوگ ہیں چپ اسد کی صاحب, جا وہ رہی نہیں کوشش. چاہتے کہ سچ لکھا جائے, نہیں چاہتے مافیاز کے بارے میں کھل کر بات کی جائے, نہیں چاہتے کہ یہ جو گورکھ دھندا چل رہا ہے وہ چلتا رہے. پروردگار رحم کرے. جس طرح کی صورتحال ہے کہ سچ لکھنے والوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یقینی طور پہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی, اور ہم فالو اپ اسٹوری لازمی کریں گے. تاہم اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ ندیم جو سینئر صحافی ہیں, ان کی طبیعت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور ٹانگ پہ گولی لگی ہے. ناظرین, یہ صورتحال ہے. جب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن کسی دن کوئی اچھی پروگرام پہ بات کریں گے, پر وہ سٹوری نہیں آتی, اور سٹوری نکلتی ہیں تو یہی نکل رہی ہوتی ہیں. وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت. ہم پھر آپ کے سامنے مختلف ایشوز کے ساتھ پیش ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.